नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। हिमाचल और उत्तराखंड के बाद अब दिल्ली में बाढ़ का खतरा सामने है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अब से पहले 1978 में 1978 में इस तरह की बाढ़ आई थी, जब यमुना का वाटर लेवल 207.49 207.49 मीटर तक पहुंचा था। लेकिन इस वक्त यमुना का वाटर लेवल 207.83 मीटर यानी 207.83 मीटर पर है। चिंता की बात यह कि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया, दिल्ली वालों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि खबर अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि यमुना का पानी चिंता पैदा कर रहा है, और चिंता की बात है भी क्योंकि दिल्ली में यमुना का स्ट्रेच करीब 22 किलोमीटर का है। इसलिए यमुना के आसपास जो इलाके हैं उन पर खतरा ज्यादा है। यमुना बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट, उस्मानपुर, यमुना खादर, ISBT, मयूर विहार, गढ़ी मांडू, ओखला, वजीराबाद, मजनू का टीला और ईस्ट दिल्ली में यमुना के किनारे बसे तमाम गांव डूब गए हैं। कई जगह घरों में कमर तक पानी भरा है, कहीं कहीं 10 फीट तक पानी है। हालांकि सरकार का दावा है कि लोगों को चेतावनी दी गई थी, एडवांस में बताया गया था, ज्यादातर लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट भी कर दिया गया है। लेकिन आज जब हमारे संवाददाता इन इलाकों में पहुंचे, हालात का जायजा लिया, तो बात बिल्कुल अलग निकली। लोग आज भी सिर पर घर का सामान रखकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहीं जा नहीं सकते वो घर की छतों पर बैठकर सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह है, देश की राजधानी में ऐसे हालात बने कैसे? क्या सिर्फ हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, इसकी वजह से यह हुआ, या फिर सिस्टम की कमियों का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है? इन सवालों का जवाब आज खोजेंगे आज की बात में, लेकिन पहले आपको दिल्ली का हाल दिखा देता हूं। दिल्ली में यमुना बाजार इलाके की सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब है। यमुना बाजार में कुछ जगह तो 6-6 फीट पानी भरा हुआ है। पहले इस इलाके में घर थे, हर साल पानी भरता था, इसलिए इस इलाके में घर बनाने पर रोक लगा दी गई थी। अब यमुना बाजार में दुकानें हैं, बड़ा मार्केट बन गया है, लेकिन अभी भी 200 से ज्यादा परिवार यहां रहते हैं। इस बार सबके घर पूरी तरह डूब गए। इसी तरह मोनेस्ट्री में रेडीमेड कपड़ों की मार्केट है। यहां पर करीब 350 दुकानें हैं, 100 से ज्यादा परिवार रहते हैं, लेकिन इन सब की दुकानों में पानी भर गया, पूरी मार्केट डूब गई। कमर तक पानी आपको दिखाई देगा। यहां के कारोबारियों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार को पता था यमुना में इतना ज्यादा पानी आने वाला है, तो इसकी खबर लोगों को क्यों नहीं दी गई? अगर वक्त पर जानकारी दी जाती तो इतना नुकसान ना होता। हमारा नुकसान हो रहा है, आगे चलिए। अब वहाँ हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। हाँ, माल सारा अंदर दुकान में भरा है। हमको कोई वो नहीं मिला कि इतना पानी आ रहा नहीं आ रहा, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। अब आगे जाके देखिए हम माल कहाँ से निकाले, कैसे निकाले। हमको कम से कम इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि माल इतना पानी आ रहा है, हम अपना माल सुरक्षित रख लेते। अब हमारा आधे से ज़्यादा नुकसान हो चुका है। बढ़ रहा है, मैं कह रहा हूँ 2 घंटे में 3 इंच पानी बढ़ रहा है, तो बहुत होता है इतना पानी बढ़ना। तो अभी आपकी दुकान है, यहाँ पर सारा सामान निकाल लिया आप लोगों ने? हम लोगों ने 99% माल निकाल दिया था। 2-4% हमारा सब दुकानदारों का माल खराब हुआ है, क्योंकि कपड़ा है, एक शीट भी ऐसे पड़ गई तो कपड़ा खराब हो जाता है। इस बार जो पानी आया है वो बहुत स्पीड से और बिना इन्फॉर्मेशन के आ गया। मतलब गवर्नमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि पानी आ रहा है, आप लोग अपना केयर करिए। हमारा क्योंकि कपड़े का काम है, शूज़ की मार्केट है, ये तो रेडीमेड गारमेंट्स है, इसमें तो थोड़ा सा पानी के 2 छींटे पड़ गई तो पानी कपड़ा खराब हो जाता है। सबका थोड़ा थोड़ा नुकसान तो हुआ है, पर फिर भी हम लोगों ने रात भर मेहनत करके अपना अपना सामान सबों ने ऊपर शिफ्ट करा है। मदद नहीं है, आप देख सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं है। ना दिल्ली पुलिस है, ना गवर्नमेंट का प्रशासन यहाँ पर है। हमारे लिए कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले रेसिडेंशियल एरिया था, अब वो हट गया तो वोट बैंक खत्म हो गया, तो वो भी खत्म हो गया। उन्होंने बिजनेसमैनों से, काम करने वालों से कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट का। इतना पानी है, आप यहाँ पर पानी 3 फीट है, आप आगे देख लीजिए वहाँ पे 6 फीट पानी है। सर दिक्कत सब तरीके की है, आपको दिख रहा है पूरी मार्केट के अंदर बिना इन्फॉर्मेशन इतना पानी छोड़ दिया गया है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या। हमने जितना हमारे हो सकता था उतना हमने अपना माल यहाँ से ले आके अपना ऊपर जहाँ तक सेफ्टी था वहाँ तक कर लिया है। अदरवाइज आपने देखा है सरकार की तरफ से कोई इसके अंदर हमें मतलब वो नहीं कर दिया गया। बाकी आप देख रहे
पूरा पानी भर चुका है मार्केट के अंदर। बाकी जिस स्पीड से इस बार पानी आया ना, आज से कभी, मैं सन 2000 से मार्केट के अंदर हूँ, आज मेरे को 23 ईयर हो गए, ऐसा पानी कभी नहीं आया स्पीड से। अगर कभी आता है तो हमें पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ इस स्पीड से पानी आ रहा है, लेकिन इस बार कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है बाकी इस स्पीड से पानी आएगा। कल रात को मैं अपनी दुकान आधी खाली करके गया हूँ, आज मैंने, चलो मेरे यहाँ तक पानी है, मैंने जैसे तैसे करके सारा माल अपनी ऊपर वाली दुकान के अंदर पहुँचाया है सर। बाकी सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। पूरा माल अभी जूते वगैरह का ले जा रहा हूँ, कहीं सेफ जगह ले जा रहा हूँ अपना, कहीं पर पूरा माल आ चुका है। हम जितना हो पा रहा है, माल काफ़ी सारा है भी, जितना बचा पा रहे हैं उतना बचा पा रहे हैं। अभी कोशिश ये है, बाकी तो अभी पूरा माल खोल भी नहीं पाए कि पानी ज़्यादा आता जा रहा है, तो आप समझ जा रहे हैं कि कॉल किसकी है। पंप का इस्तेमाल करके पानी निकाला जा रहा है, इससे कुछ मदद, ये मददगार साहब बताइए, ये फेंक रहे हैं, पीछे पार्क है, पार्क से घूम के ये पूरा सर्कल तो यही रह रहा है, कहाँ जा रहा है कि घूम फिर के पानी यहीं रह रहा है, यहीं आ रहा है। मेरे कपड़े की शॉप है, क्लॉथ की। कपड़े में पानी वहाँ तक पानी पहुँच गया? पूरा पानी, मेरा नीचे ही शॉप है 52 नंबर, जो पूरा पानी भर चुका है। वहाँ पे मैंने कपड़े की अपना सारा माल निकाल के ऊपर शिफ्ट किया है 3rd फ्लोर पे। और अब चलो मैंने तो ऊपर कर दिया शिफ्ट, लेकिन और भी जो दुकानदार है उनकी ऊपर कोई शॉप नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने तो बेचारा, उनका तो नुकसान हो ही रहा है। उन्होंने ऊपर लगा दिया, अगर पानी और ज़्यादा आएगा तो उनका पूरा माल खराब होना है, बिल्कुल पूरी आशंका माल खराब होने की उनकी। दिल्ली में सबसे ज़्यादा खतरा यमुना खादर इलाके में है। ये वो इलाका है जो नदी के बिल्कुल पास है। ये रेजिडेंशियल तो नहीं है, यहाँ पर फूलों और सब्जियों की खेती होती है। जैसे ही यमुना में पानी बढ़ता है तो सबसे पहले इन्हीं इलाकों में पानी भर जाता है। यहाँ किसी को रहने की, घर बनाने की परमिशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हज़ारों की संख्या में झुग्गियाँ बनी हुई हैं, पक्के मकान भी बने हैं। हज़ारों गरीब लोग इस इलाके में रहते हैं। दिल्ली के जो गांव हैं उनके किसानों की ज़मीन भी इसी इलाके में है, इसलिए किसान भी परेशान हैं। यमुना खादर में पानी तो हर साल भरता है, इसके लिए लोग तैयार भी रहते हैं। ज़मीन से 2-3 फीट पानी भरता है, इसलिए सामान थोड़ी ऊंचाई पर रख लेते हैं, लेकिन इस बार अचानक 6-6 फीट तक पानी भर गया। लोगों को अपना सामान निकालने का मौका भी नहीं मिला। कल से अचानक पानी भरना शुरू हुआ। लोग जब तक समझ पाते तब तक सामान डूब चुका था। अब लोग किसी तरह जुगाड़ करके जितना बच सकता है उतना सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सिर पर रखकर, कोई रिक्शे पर, कोई जुगाड़ से बांस की नाव बनाकर सामान बचाने की कोशिश में है। लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर कि सरकार और प्रशासन के लोग दावे तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। तो कैसे लाए आप सामान अपना? कैसे लाए, ठेली पर लाए, नाव से लाए, पैदल लाए, कैसे लाएंगे? अभी अंदर लोग हैं, सामान भी है लोगों का, और का सामान का खाली खाने की लाए। तो कैसे वो आएंगे फिर, क्या है मामला? अब देखो क्या, अगर नाव आते तो आएंगे, नहीं तो फिर तो ऐसे ही अपने कंधे उंधे पे सर पे करके लाएंगे। यहाँ नाव आई नहीं क्या? प्रशासन कोई आया नहीं? अभी कहाँ है कोई, अभी कहाँ कोई आया? कहा किसी से कोई आया आपको देखने के भाई क्या स्थिति है यहाँ? आओ तो मैं आया तो मैं मंगाओ। 200 आदमी से ऊपर होंगे इसमें। 200 आदी से ज्यादा है? हाँ, छोटे बच्चे भी है। छोटे बच्चे भी है? तो पानी है, इतने पानी में तो डर लग रहा है आगे जाते हुए। पानी डर भी लग रहे हैं। आज कम से पहले इतना थे, धीरे धीरे बढ़ते गए। बहुत से लोग निकल गए, बहुत से नहीं निकल पाए। हाँ, 200 आदमी नीचे न हो मंदिर पर। आप लोग इंतजार कर रहे होगे ना किसी का, भाई सामान का या कोई? बतावे कि इतना मनई है पास वाले, हमको सबका का पता। इंतजार हो रहा है, नाव आई नहीं ना, हम लोग किसी की नाव लेके अपन सामान ढो रहे हैं ना भैया। ना सरकार सुविधा तो कोनो दे से नहीं ना, वही पानी पिया रहा, पानी पिया या तो नहीं, जब नम डूबो यही हो रहा है। तो अचानक से पानी आया? अचानक आया, पता नहीं लगी है, सामान अपना सिर पर ढो ढो लायन है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर भी यमुना के किनारे है। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज भी इसी इलाके में है। यहाँ भी यमुना का पानी भर गया है। इसके आगे मयूर विहार का इलाका है, लेकिन यमुना खादर को एक सड़क मयूर विहार से अलग करती है। ये बांध का काम करती है, इसलिए पानी रहायशी इलाकों में नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर इसी स्पीड से यमुना का वाटर लेवल बढ़ता रहा तो पानी सड़क तक आ सकता है। जो लोग यमुना खादर के इलाके में रहते हैं उनके लिए दिल्ली सरकार ने मयूर विहार की सड़क के किनारे टेंट लगाए हैं। पॉलीथीन को बांस पर टिकाकर टेंट की शक्ल दी गई है। लोग अपना सामान लेकर इन टेंट्स में पहुंचे हैं। पानी के कुछ टैंकर भी हैं। इसके अलावा लोग अपने साथ जो कपड़े और राशन पानी लाए हैं उसी से काम चल रहा है। सैकड़ों लोगों ने मयूर विहार के फ्लाईओवर के नीचे शरण ली है। हमारे संवाददाता अभय पाराशर जब इन टेंट्स में पहुंचे तो लोगों ने बताया कि यमुना के किनारे खेती करके गुजारा करते थे,
लेकिन उनकी पूरी फसल तबाह हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार के पास, और मयूर विहार के पास आप देख सकते हैं जो यमुना का इलाका है, ये यमुना खादर का इलाका है, जहां पर इन किनारों पर लोग रहकर खेती किया करते थे। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं पानी किस बहाव में और कितना पानी यहां पर आ चुका है। जो ये फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, इसके पिलर आधे से ज्यादा पानी में डूब चुके हैं। लोगों ने जो अपने रहने के लिए अस्थायी तौर पर अपनी झोपड़ियां, झुग्गी जो यहां पर बनाई हुई थी, वो पूरी तरीके से पानी में समा गई हैं। क्योंकि पानी इस वक्त खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर बह रहा है, तो प्रशासन ने लोगों को पहले ही बाहर निकाल लिया था, लेकिन लोगों की झुग्गी झोपड़ी जो है वो पूरी तरीके से पानी में समा गई थी। अब जिस तरीके से यमुना के पास, कश्मीरी गेट के पास लोगों के लिए टेंट बनाए गए हैं, उसी तरीके से लोगों ने अपने खुद के टेंट भी बनाए हैं, और सरकार ने भी इस तरीके से लोगों को शिविर बनाकर दिए हैं जहां पर लोग रहने को मजबूर। कितने लोग रह रहे होंगे नीचे अंदाजा, जो लोग ऊपर आए हैं? अब कम से कम 2000 झुग्गी हो रही है। 2000 झुग्गी पूरी तरह से डूब गई है। हाँ जी। तो तोरी, भिंडी और पालक, चौराई, सारी फसल चली गई, सब कटाऊ फसल ढाड़ी। क्या क्या नुकसान हुआ, सब्जी सारी मारी गई, सामान रह गया, बच्चों को लेकर निकले आए, जानवरों को भी ले आए हैं अपने, जानवरों को भी ले आए। सब फसल चली गई हमारी, कैसे बच्चे ने पेट पालेंगे, बच्चे हैं छोटे छोटे। क्या क्या नुकसान हुआ है? फसल सारी डूब गई। हाँ, सब्जी सब डूब गई, सब्जी से गुजारो कर रहे, बेच के सब डूब गई। दिल्ली में 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, इसलिए लोगों को राहत थी, लेकिन चूंकि हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में जबरदस्त बारिश अभी भी हो रही है, इसलिए सभी नदियों का वाटर लेवल खतरे के निशान से ऊपर है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हर घंटे करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है। इसका असर दिल्ली पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज जब यमुना के वाटर लेवल ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, तो अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर चिंता जाहिर की, फिर एक इमरजेंसी मीटिंग की, केंद्र सरकार से मदद मांगी। केजरीवाल ने होम मिनिस्टर अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कहा कि हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसे कम किया जाए, क्योंकि दिल्ली में बाढ़ का खतरा हरियाणा से आ रहा है। लेकिन वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने केजरीवाल को बता दिया कि हथनीकुंड बैराज में पानी को फिलहाल रोका नहीं जा सकता, क्योंकि बैराज में भी पानी का इनफ्लो बहुत ज्यादा है। इसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली के लो लाइंग एरियाज में रहने वाले लोगों से कहा वो जल्दी से जल्दी अपने घर खाली कर दें, क्योंकि उनकी जिंदगी को खतरा है। दिल्ली में इस वक्त यमुना में पानी बढ़ता जा रहा है और एक तरह से बाढ़ की स्थिति सी बनी हुई है। सेंट्रल वाटर कमीशन का दोपहर में जो प्रेडिक्शन आया था, उन्होंने कहा था कि रात को 10 से 12 बजे के बीच में 207.72 होगा। वो लगभग ऑलरेडी हम अभी पहुंच चुके हैं। जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं, मेरी अब हमारे को यही देखना है कि हम किस तरह से जान और माल की रक्षा कर सकते हैं। सो मेरी सब लोगों से विनती है कि जो जो यमुना के लो लाइंग एरियाज़ में आसपास हैं, वो सब अपने अपने घर खाली कर दें, क्योंकि अचानक पानी आएगा, आपका जान को खतरा हो सकता है, आपके घर के सामान को खतरा हो सकता है। आप अपना घर खाली कर दें। हाथ जोड़ के सबसे विनती है, इंतज़ार ना करें। सरकार ने रिलीव इवैक्यूएशन के बहुत पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं और आप सरकार की मदद ले सकते हैं इवैक्यूएशन करने के लिए। दिल्ली सरकार का दावा है कि लोगों को यमुना के प्रकोप से बचाने के लिए 50 बोट्स तैनात की गई हैं। 2500 के करीब रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो प्रभावित इलाकों के आसपास जो स्कूल हैं, उन्हें रिलीफ कैंप में तब्दील कर दिया जाएगा। जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा है, वहां धारा 144 लगा दी गई है। इमरजेंसी सिचुएशन में एनडीआरएफ से भी मदद मांगी जा सकती है। दिल्ली सरकार के मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने बताया कि यमुना के किनारे जो इलाके हैं, उनको छोड़ दें तो दिल्ली के दूसरे इलाकों में फिलहाल बाढ़ का खतरा नहीं है, लेकिन अगर यमुना का वाटर लेवल 1 मीटर और बढ़ता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। अभी यमुना जो है खतरे के निशान से कुछ मीटर ऊपर है, मगर क्योंकि तैयारियां हैं, एम्बैंकमेंट्स मजबूत करी जा रही हैं। जहां जहां ऐसा लगता था कि यमुना ब्रिज कर सकती है एम्बैंकमेंट को, वहां पे रीइंफोर्समेंट करी जा रही है। देखिए, दिल्ली शहर में यमुना घुसेगी, अभी ये खतरा नहीं है, मगर 1 मीटर की गुंजाइश है।
1 मीटर पानी और ऊपर जाएगा तो वो एम्बैंकमेंट्स ब्रीच करेगा, मगर वो ब्रीच ना करे इसके लिए तैयारियां हम कर रहे हैं। एम्बैंकमेंट्स पे टेम्परेरी इंतज़ाम किए जा रहे हैं ताकि पानी ब्रीच ना करे, और मोटे तौर पे इसका नुकसान नालों वगैरह में रहेगा कि नालों का जो पानी है वो बैक मारता है, क्योंकि अगर आपकी यमुना ऊपर आ गई तो नालों में पानी बैक मारने की शिकायत रहती है। अदरवाइज़ ये सिचुएशन कंट्रोल में है। लोगों को शेल्टर्स के अंदर पहुंचा दिया गया है, वहाँ पे रहने खाने का इंतज़ाम किया गया है, तो कोई मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी समस्या आएगी। भाई लोगों को मैं ये कहूँगा, अगर प्रशासन आपको कहता है कि आप इवैक्यूएट करिए तो आप इवैक्यूएट कर दीजिए, आप इस पर ज़िद ना करें। जहाँ जहाँ हमारा अंदाज़ा रहेगा कि इवैक्यूएशन की ज़रूरत है वहाँ वहाँ हम मुनादी करा के वार्निंग देते हैं और लोगों को इवैक्यूएट कराते हैं। दिल्ली में बाढ़ का खतरा तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर काम कर रही है। लेकिन सवाल यह कि दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल हर साल खतरे के निशान को पार करता है। हर साल हरियाणा से पानी आता है, हथनीकुंड बैराज से पानी हर साल छोड़ा जाता है। फिर इस समस्या से निपटने के पुख्ता और परमानेंट इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? ये सही है कि इस बार हिमाचल में जो बारिश हुई है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से भी यमुना में ज़्यादा पानी आया है, लेकिन यमुना खादर, यमुना बाजार से लेकर ओखला बैराज तक पानी तो हर साल भरता है। और इसकी एक वजह यह है कि नालों की सफाई नहीं होती, यमुना की डीसिल्टिंग नहीं होती, यमुना की गंदगी ठीक से साफ नहीं की जाती। अगर नदी की डीसिल्टिंग टाइम पर की जाए तो यमुना की वाटर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। नदी का पानी आसपास के इलाकों में नहीं जाएगा। इस मुद्दे पर हर साल दावे होते हैं। 1993 में यमुना एक्शन प्लान बना था, जिसे 2003 में पूरा होना था, नहीं हुआ। फिर 2003 में यमुना एक्शन प्लान का फेज 2 आ गया, जिसे 2020 में पूरा होना था, वो भी नहीं हुआ। पहले बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर इल्जाम लगाते थे, फिर केजरीवाल आए, उन्होंने 5 साल में यमुना को साफ करने, डीसिल्टिंग करने का वादा किया, लेकिन वो भी बार बार डेडलाइन बढ़ाते रहे। इसी चक्कर में दिल्ली में यमुना के आसपास रहने वालों को हर साल बाढ़ की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। हालांकि आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अब हिमाचल में बारिश थोड़ी कम हुई है, हरियाणा और हिमाचल से आने वाला पानी कम होने की उम्मीद है, इसलिए दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है। लेकिन हुआ उल्टा। आज मौसम विभाग ने एक बार फिर उत्तराखंड और हिमाचल के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। हिमाचल के शिमला, कुल्लू और सोलन जैसे इलाकों में मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इससे लोगों में दहशत है। कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन अब नदियों का पानी उतर गया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कंफर्म किया कि भारी बारिश की वजह से हिमाचल में 88 लोगों की जान गई और 16 लोग अभी भी लापता हैं। 873 सड़कें ऐसी हैं जो अभी भी ब्लॉक्ड हैं। 1193 रूट्स ऐसे हैं जिस पर अभी भी सरकारी बसों की सर्विस सस्पेंडेड है। क्योंकि नदियों का वाटर लेवल कम हुआ है, इसलिए अब तबाही के निशान साफ दिखाई देने लगे हैं। सड़कें टूट चुकी हैं, कई कई किलोमीटर तक सड़क गायब हो गई है। मनाली को जोड़ने वाली सड़क नदी के दोनों तरफ से बह गई है, इसलिए न तो कोई शहर से बाहर आ सकता है, न कोई शहर के भीतर जा सकता है। लोग एक पुराने लकड़ी के कमजोर ब्रिज के जरिए अपनी जान खतरे में डालकर मनाली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग मनाली से कुल्लू पहुंचे, उन्होंने हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा को बताया कि 41 किलोमीटर का सफर तय करने में उन्हें 14 घंटे लग गए, क्योंकि धीरे धीरे रास्ते खोलकर टूरिस्ट को निकाला जा रहा है। लेकिन गाड़ियों की संख्या, गाड़ियों की लाइन इतनी लंबी है कि हर जगह जाम लगा है। लोगों ने कहा कि उन्होंने पिछले 3 दिन में जो झेला वो किसी बुरे सपने जैसा था। वो दोबारा ऐसा सपना कभी नहीं देखना चाहेंगे। मैं एक्चुअली लेह से ट्रैवल कर रहा था। मैं मनाली में आके सैटरडे को फंस गया हूँ, तो हमने निकलने की कोशिश भी करी उस दिन, लेकिन मैं कुल्लू तक पहुंच नहीं पाया। 12 किलोमीटर पहले कुल्लू से मुझे वापस जाना पड़ा। और जो नगर ब्रिज जो ब्रेक हुआ है, उसपे से लास्ट जो गाड़ी निकली है वो मेरी थी। कितना दिक्कत थी वहां पर?
सर वहाँ कुछ भी नहीं है, मनाली में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज नहीं है। एक पुलिस वाला कोई मतलब जहाँ जहाँ भी रोड बह गया है वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, हमें एक आदमी जरूर मिला, ही वॉज SDM मनाली, जिसने हमें आगे जाने से रोका। उसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। आपकी आंखों में आंसू है? बिल्कुल है। तो क्या पूरी फैमिली के साथ थे आप? हाँ, मेरे बच्चे हैं साथ में। क्या वहाँ पर जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है, पुलिसकर्मी वहाँ पे तैनात हैं? नहीं सर, वहाँ कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। किसी को निकालने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। जो हालात आप जो आप टीवी पे देख रहे हो बिल्कुल सही आ रहा है। एकदम 2-2, 3-3 किलोमीटर रोड का पैच नहीं है। मनाली की एंट्री पे कोई रोड ही नहीं है, वहाँ पे कोई भी रोड नहीं है। वहाँ पे हमें मनाली से कुल्लू आने में 14 घंटे लगे। रात को 3:30 बजे हम पहुंचे हैं और पूरा जाम है। अब इमेजिन कर लो, उस 42 किलोमीटर के स्ट्रेच में एक भी पुलिस का बंदा नहीं है। और कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती थी। आज भी जहाँ पे बैरियर है, बैरियर के वहां पे इतनी हालत खराब है, आधा किलोमीटर का पैच है, वहां से पूरे शोरूम और पूरी मार्केट गायब है। और वहां कम से कम भी 15 से 20 लोग मिसिंग है। जो स्टेटमेंट देते हैं PWD मिनिस्टर, भाई हम इसको जल्दी 24 घंटे में चला देंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहां पे कोई प्रशासन की कोई पकड़ नहीं है, एक पुलिस वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई खड्डे में चले जाए, कोई गाड़ी खड्डे में चली जाए। मनाली माल के साथ जो बल्वो स्टैंड था वो पूरा काफी ज्यादा थी। हम लोग हमें पता है हमने 2 दिन कैसे निकाले हैं, वो 3 दिन। इनफैक्ट संडे मॉर्निंग से लेके जो हम कल यहाँ पहुंचे हैं, आई मीन इट वाज लाइक अ नाइटमेयर। हम लोग कैसे निकले हमें पता है, मतलब बहुत बुरी तरह फंस गए थे। कोई उम्मीद लग नहीं रही थी कि कैसे निकलेंगे हम वहां से। कहाँ किया, कहाँ रुकने की व्यवस्था? स्टे जहाँ भी किया हमने, कोई व्यवस्था नहीं थी, हमने अपने आप ही किया है सारा कुछ। और जहाँ पे रुके थे वो भी कट ऑफ हो गया था दोनों साइड से मनाली। तो ये तो अब कल हमने ही एफर्ट्स किए हैं कि कहीं से रास्ता ढूंढ के हम एक छोटा सा पुल था वहां से गाड़ी निकाली है। एंड देन वो उसकी रोड भी बहुत ज्यादा, इट वॉज वेरी डेंजरस, मतलब बच्चे भी बहुत डर गए थे। तो हम कैसे निकले हमें पता। हाँ, बहुत बुरा देखा जी, बहुत बुरा। सब कुछ डैमेज हो गया और हम तो होटल में फंस गए। नेटवर्क नहीं, वहाँ हॉस्पिटल, इनको दवाई लेनी थी, हॉस्पिटल जाना था तो कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कुछ पूरा खाली था वहाँ? खाली, बिल्कुल खाली। हाँ जी, बहुत दिक्कतों का सामना किया हमने वहाँ। पहली बार इस तरह का सामना किया। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन इज जीरो ओवर देयर। कोई भी वहां पे पुलिस वाला आपको नहीं दिखेगा, कोई आपको गाइड करने के लिए नहीं है। 3 दिन से, सैटरडे से वहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, कोई आपको हेल्पलाइन नंबर नहीं है, कोई आपको पुलिस वाले नहीं है कि जो आपके घर वालों से बात करा दे, उनको बता दें कि वेदर आप जिंदा हो कि नहीं हो। क्योंकि घर वाले घर पे होते हैं तो इतनी टेंशन में होते हैं कि हाँ हम क्या करें क्या ना करें, तो इतनी ज्यादा परेशानी वाली। आपने देखा कि लोग पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से कितने नाराज हैं। अब मैं आपको इसकी दूसरी साइड दिखाता हूं। हमारे संवाददाता पवन नारा हिमाचल में है। पवन को टीचर्स का ग्रुप मिला जो सेमिनार में हिस्सा लेने मनाली गया था। ये लोग होटल में फंस गए थे। 3 दिन बाद आज निकल पाए तो राहत की सांस ली। इन टीचर्स ने बताया वहां न बिजली है, न खाना है, न पानी है। लेकिन इन्होंने कहा कि लोगों ने कुदरत का कहर देखा, कुदरत ने इम्तिहान लिया। इनके पास पैसे खत्म हो गए थे, बड़ी मुसीबत थी, लेकिन मनाली के लोगों ने टूरिस्ट की जिस तरह मदद की वो उसको जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। होटल वाले ने किराया नहीं लिया, आसपास के लोगों ने खाने पीने का इंतजाम किया और चलते वक्त रास्ते के लिए होटल वाले ने 20,000 रुपए भी दे दिए। जहाँ हम रुके थे वहाँ ना पानी की सप्लाई थी, बिजली नहीं थी। 4 दिन हमने दिन ऐसा निकाला है कि पूरे दिन में 1 दिन खाना खा के, और मतलब बुरे हाल से किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, कनेक्टिविटी। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास कैश नहीं था। तो जो होटल के जो ओनर थे उन्होंने हमें 20,000 रुपए जो मतलब उधार दिए और मतलब काफी हेल्प किया। पर इस तरह का जो ड्रास्टिक चीज थी वो हमने पाएंगे। लेकिन 2 दिन तो ठीक रहा ऑलमोस्ट, लेकिन तीसरे दिन बहुत बुरा हुआ। पानी पूरा होटल में, ना पानी ना बिजली, मतलब टोटली कट ऑफ हो गए थे हम लोग। खाना नहीं प्रॉपर। क्या स्थिति थी मैम वहाँ पे 2 दिन, किस तरह के हालात थे और जो मौसम देख रहे थे उसके बाद मन में क्या आ रहा था? ऐसा कि हम कब अपने घर पहुंचेंगे। और लैंडस्लाइड को देख के तो ऐसा लग रहा था कि उसको पूरी जो ब्यास रिवर थी ना उसको देख के तो इतना डर लग रहा था। पूरी रात नहीं हम सोए।
पर जो हमारे होटल के ऑनर थे बहुत अच्छे, उन्होंने इतना कोऑपरेट किया कि 2 डेज का हमसे किराया भी नहीं लिया। बहुत अच्छे। और बाकी जो लोग थे जो नियर बाई थे उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमें। मनाली में फंसे लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। मंडी में भी लोगों की मुश्किलें कम हुई हैं। शिमला और सोलन में भी हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन लाहौल स्पीति के कुछ इलाकों में लोग अभी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, मौसम खराब है, इसलिए रेस्क्यू में बहुत दिक्कत आ रही है। हालांकि कुछ जगहों पर एनडीआरएफ जवानों ने बर्फ में फंसे टूरिस्ट को निकाला, लेकिन चंदरताल में अभी भी 300 लोग फंसे हुए हैं। इस इलाके में 3 से 4 फीट बर्फ है। प्रशासन ने इस इलाके में 12 किलोमीटर का रास्ता तो क्लियर कर लिया है, लेकिन जहां टूरिस्ट के कैंप हैं उससे अभी भी 25 किलोमीटर का फासला बाकी है। आज चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस इलाके का एरियल सर्वे किया। चंद्रताल में बर्फ के बीच टूरिस्ट टेंट आसमान से दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन मौसम इतना खराब है कि उन्हें एयरलिफ्ट करना संभव नहीं है। अब प्रशासन इन लोगों तक खाने पीने का सामान और गर्म कपड़े पहुंचा रहा है, लेकिन इन टूरिस्ट को रेस्क्यू करने में वक्त लग सकता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में टूरिस्ट भी भारी संख्या में आए, लेकिन इस बार अचानक भारी बारिश हो गई, बर्फबारी हो गई, इसलिए मुश्किलें ज़्यादा बढ़ गई। सुक्खू ने कहा कि पहली प्राथमिकता टूरिस्ट को सुरक्षित निकालना है, इसके बाद बाढ़ से बर्बाद हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालेंगे। अभी तकरीबन मनाली की तरफ से 2500 गाड़ियों को निकाल दिया गया है और तकरीबन 7000 के करीब और गाड़ियां वहां फंसी हुई है। ओवर टूरिज़्म था और कसोल वाले एरिए से भी हमने तकरीबन काफ़ी लोगों को निकाल लिया है और जो तीर्थन वाला एरिया है उसको भी हम वहाँ से भी काफ़ी टूरिस्टों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तरफ भी हमने सभी मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगा दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सब की ड्यूटी हमने लगा दी है। अब मेन मकसद क्या है? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को तो काफ़ी समय लगेगा। 80% हमारी पानी की योजनाएं बह गई है, सिंचाई की योजनाएं बह गई है, रोड्स को ठीक करने में समय लगता है, लेकिन पर्यटक निकल जाए उसके बाद हमारा ध्यान बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का दावा तो है कि सरकार मुश्किल में लोगों की मदद की हर संभव कोशिश कर रही है। हिमाचल में फंसे लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इंतजाम हुआ भी हो, लेकिन हमें जो मिले, जिन लोगों की बात मैंने आपको सुनवाई, वो बुरे हालात का सामना करके निकले हैं। आपने गौर किया होगा, हर टूरिस्ट ने कहा हिमाचल में पुलिस, प्रशासन, सरकार नाम की कोई चीज नहीं दिखाई दी। सब ने कहा कोई सरकारी मदद नहीं मिली, लेकिन इन्हीं लोगों ने हिमाचल के आम लोगों की तारीफ की। कहा आम लोगों ने उन्हें सिर छुपाने की जगह दी, खाना पीना दिया, मुश्किल वक्त में हौसला दिया, जरूरत पड़ी तो पैसे भी दिए। ये हिमाचल की सरकार के लिए शर्म की बात है। हिमाचल के लोगों के जज्बे की तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि जो काम सरकार को करना था, जो काम प्रशासन को करना था, वो आम लोगों ने करके दिखाया और इंसानियत की एक बड़ी मिसाल हिमाचल के लोगों ने पेश की। उत्तराखंड की खबर आपको बताऊं, हालात यहां भी ठीक नहीं है। उत्तराखंड के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। बारिश की वजह से हुए हादसों में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 11 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार समेत सारे जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से पहले ही कई नदियां और पहाड़ी नाले उफान पर हैं। टोंस और यमुना नदी के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हरिद्वार में सोलानी नदी के खतरे के निशान से ऊपर पहुंचते ही कई गांवों में पानी घुस गया। धौली और काली नदी का बहाव इतना तेज है, इसका अंदाजा आपको पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से आई तस्वीरों को देखकर लगेगा। यहां पर एनएचपीसी के चिरकिला डैम से पानी छोड़ा गया, जिसके बाद से धौली और काली नदी का वाटर लेवल बहुत तेजी से बढ़ा।
उत्तराखंड में 341 सड़कें बंद हैं। इसकी वजह से टूरिस्ट जगह जगह फंसे हुए हैं। इसकी वजह से लोगों का सब्र टूट रहा है। लोग उन रास्तों से भी गुजरने की कोशिश कर रहे हैं जहां सड़कें पूरी तरह टूटी हुई हैं, जहां ऊपर से पानी का झरना बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर वहां से गुजर रहे हैं क्योंकि वो जल्द से जल्द इस इलाके से निकलना चाहते हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा रुकी हुई है। लैंडस्लाइड के बाद से केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे अभी बंद है। इस रास्ते में 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। हजारों यात्री फंसे हुए हैं। लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया है, लेकिन क्या करें, किससे कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि किसी तरह रास्ता खोलने की कोशिश तो की गई है, लेकिन बारिश की वजह से राहत के काम में दिक्कत आ रही है। इस इलाके में फंसे लोगों ने बताया वो कई घंटे से फंसे हैं। रास्ता कब खुलेगा कुछ पता नहीं। प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही, कोई कुछ बताने वाला नहीं है। मैं 7:40 से यहीं पे खड़ा हूँ, गाड़ी यही खड़ी है 7:40 से। और जो प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एम्प्लॉय नहीं है यहाँ पे। तो 4-5 पुलिस वाले हैं, मशीनरी के नाम पे 2 छोटी जेसीबी हैं। यहाँ एक जो प्राइवेट कंपनी काम कर रही है नवयुगा, उनसे रिक्वेस्ट करके उनका लोड। कहीं रहने वाला हूँ, तो अभी हम सुबह से यहाँ पे निकले हुए हैं और सुबह से जाम में ही फंसे हुए। हम 7 बजे के यहाँ पे आए हुए हैं। हमें भी एक्चुअली अपना ऑफिस ज्वाइन करना था सुबह 10 बजे, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे लगा हुआ है और समझ ही नहीं आ रहा है। टेंशन तो बहुत है क्योंकि बारिश बार बार आ रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही। ऊपर से पता नहीं अभी तक कब खुलेगा कब नहीं। अब बच्चा छोटा है, इसके खाने पीने की प्रॉब्लम भी आ रही है। अब कुछ था खाने के लिए, वो तो कब तक चलेगा। परिवार के लोगों से बात हो चुकी है, घर में बात कर पाए हैं आप, या अभी उनको भी चिंता उनकी बढ़ गई होगी? अब तो बढ़ गई होगी क्योंकि सुबह का बताया हुआ है कि हम जाम में खड़े हैं। कभी बात हो रही है कभी नहीं हो रही है। हाँ, अभी ये भी नहीं टाइम पता हमें भी कितनी देर तक ये जाम लगेगा। और अब एक क्लियर कर देना भी इतने टाइम तक खुल जाएगा, पर वो भी नहीं अभी तक। अब सवाल ये कि इतनी भारी बारिश क्यों हुई? क्या ये सिलसिला हर साल होगा? क्या इस बारिश का ग्रीन हाउस इफेक्ट से कोई लेना देना है? क्या ये मौसम में हो रहे बदलाव का सबूत है? ये सवाल हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने IIT गांधीनगर के साइंटिस्ट से पूछे। प्रोफेसर विमल मिश्रा ने कहा कि IIT गांधीनगर ने इस टॉपिक पर रिसर्च की है। नतीजा ये आया है कि इस तरह की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए अब देश के लोगों को तैयार रहना होगा। ये हर साल होगा, बार बार होगा। विमल मिश्रा ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से बचने के लिए दुनिया भर के मुल्क मिलकर कोशिश कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, लेकिन उनका असर 30-40 साल के बाद दिखेगा। इसलिए अभी कई साल तक इसी तरह की प्राकृतिक आपदाओं का, नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करने की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर हम लास्ट 10 साल की बात करें तो आप देखते होंगे कि इंडिया में बहुत सारी जगह समर में हीट वेव्स आते हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और जैसे ही समर ख़त्म होती है उसके बाद मानसून सीजन में आप देखेंगे तो हैवी रेनफॉल और फ्लड्स, बाढ़ और बहुत ज़्यादा बारिश की जो घटनाएं होती हैं वो होती हैं। और इन दोनों के ही कारण बहुत ज़्यादा लोग, हो सकता है कि आने वाले समय में हमको और ज़्यादा ये इवेंट्स जल्दी जल्दी देखने को मिले और इनके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और हम ध्यान नहीं देते हैं जलवायु परिवर्तन को या टेम्परेचर को कम करने के जो प्रयास हैं वो नहीं करते हैं, तो इसमें कई गुना वृद्धि हो सकती है और वो 10 से 15 गुना के हिसाब से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। फ्रीक्वेंसी है, जैसे एक ही सीजन में जहाँ समझिए केवल 1 या 2 बार फ्लड होते थे, हो सकता है आने वाले समय में वहाँ कई बार फ्लड हो। और उनके जो डैमेज हैं, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ रही है तो उनके कारण जो डैमेज है या जो कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी लॉस है या इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस है, जैसे आप देखते हैं रोड में डैमेज हो गया, हाईवे डैमेज हो गए या एग्रीकल्चर डैमेज हो गए, क्रॉप्स डैमेज हो गए, तो इसका भी जो एक तरह से इम्पैक्ट है इस पे भी बढ़ने की पूरी संभावना है। जैसे हम लोगों ने देखा कि एल नीनो के टाइम क्या होता है, राइट, क्योंकि एल नीनो अपने इंडिया में एक मेजर ड्राइवर रहता है जो ड्राइव करता है मानसून को भी और समर में टेम्परेचर को भी। तो एल नीनो के कारण कितना प्रभाव बढ़ेगा, तो
हमारे मतलब जो रिजल्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि जो एल नीनो ईयर्स हैं उनमें ये जो एक के बाद एक एक्सट्रीम इवेंट होती है इनकी संभावना ज़्यादा रहती है बजाय जो ला नीना या नॉन एल नीनो न्यूट्रल ईयर्स हैं उनमें। तो फ्यूचर में जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो चूंकि ओशन टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, एल नीनो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने की संभावना है और जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इनके कारण जो इनका कंबाइंड इम्पैक्ट होगा या जो इनका एक कह सकते हैं कि जो सम्मिलित प्रभाव होगा उसके कारण ये सिक्वेंशियल एक्सट्रीम्स और बढ़ सकते हैं। और ये हम देख रहे हैं इस साल के, आप मानसून में देखेंगे तो पाएंगे कि समर में जहां जहां हीट वेव आई थी कई सारे देश के ऐसे राज्य हैं या हिस्से हैं जहां पे इस समय फ्लड आया हुआ है। सरल भाषा में समझें तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अब गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होगी और बारिश में बहुत ज्यादा बारिश होगी, सर्दी भी ज्यादा पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि गर्मी में सूखा और बारिश में बाढ़, इनका सामना करना पड़ेगा। ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन ये खतरा बहुत बड़ा है क्योंकि इससे फसलों का चक्र गड़बड़ा सकता है। न रबी की फसल ठीक से होगी न खरीफ की। इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर होगा, खाने का संकट हो सकता है, बीमारियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कुदरत तो बार बार चेतावनी दे रही है, मैसेज दे रही है, संभल जाओ। अगर पूरी दुनिया ने मिलकर कदम ना उठाए तो कुदरत का कहर सहने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। राजनीति की बात करते हैं। बंगाल में पंचायत के चुनाव खत्म हो गए हैं, काउंटिंग चल रही है, लेकिन साथ साथ हिंसा का दौर भी चल रहा है। बंगाल में करीब 71,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से करीब 35,000 पंचायतों में तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है, जबकि बीजेपी ने करीब 10,000 ग्राम पंचायतों पर कब्जा किया है। लेफ्ट फ्रंट को 3,000 और कांग्रेस को सबसे कम 2,500 ग्राम पंचायतों में जीत मिली है। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। ये बड़ी बात है क्योंकि नतीजा चुनाव के दौरान हुई जबरदस्त हिंसा के बीच आया है और हिंसा का दौर अभी जारी है। साउथ 24 परगना जिले में कल आईएसएफ वर्कर्स और पुलिस के बीच संघर्ष में 3 लोगों की मौत हो गई, कई पुलिस वाले घायल हो गए। असल में आईएसएफ कार्यकर्ताओं ने वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया और काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा करने लगे। पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया तो नाराज आईएसएफ वर्कर्स ने भी पुलिस पर बम फेंकने शुरू कर दिए। पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग की। इस झड़प में आईएसएफ के 3 सपोर्टर मारे गए। पता यह लगा है कि एक आईपीएस अफसर को भी गोली लगी है। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा में 48 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग घायल हैं। हिंसा की घटनाओं की हकीकत समझने के लिए रविशंकर प्रसाद की लीडरशिप में बीजेपी के 5 नेताओं की फैक्ट फाइंडिंग टीम बंगाल पहुंची है। इस टीम ने आज बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की। लोगों ने बीजेपी नेताओं को उनके ऊपर हुए जुल्मों की दास्तान बताई। कई लोग रविशंकर प्रसाद के पैर पकड़कर रोने लगे। रविशंकर प्रसाद ने उन्हें हिम्मत बंधाने की कोशिश की, हौसला देने की कोशिश की और इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता तो खुद लेफ्ट फ्रंट से लड़कर सत्ता में आई। उन्होंने बंगाल में शांति और सद्भाव कायम करने का वादा किया था, लेकिन ममता ने बंगाल का क्या हाल कर दिया, ये देखकर दुख होता है। ममता जी क्या हो गया आपको? आप तो फाइटर थी ना, लेफ्ट के खिलाफ आपने फाइट किया था ना। आप यहां सीएम बनी, हम लोग को भी खुशी हुई कि जो 27 साल का था ना लेफ्ट का राज, 34 years of left misrule, arrogance, despotic, ugly, cruel, उसको आप हरा के आए। ये क्या हो गया ममता जी कि आप तो उससे भी आगे बढ़ गई। ममता जी, why you have
योर पॉलिटिक्स हैज बिकम अग्लियर देन द पॉलिटिक्स ऑफ लेफ्ट। ये क्या कर दिया आपने? इसका जवाब तो ममता जी आपको देना पड़ेगा। हर बार के चुनाव में कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, कोर्ट को बड़े सख्त ऑब्जर्वेशन देने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है। क्या मैं ये सवाल नहीं पूछ सकता हूं कितने बीजेपी के जीते अभी तक मेंबर? 10,000। ये जो 10,000 जीत पाए वो भी इसलिए कि कोर्ट सख्त था। अगर कोर्ट की सख्ती नहीं होती तो शायद ये भी नहीं होता। ममता बनर्जी को रविशंकर प्रसाद की बात नागवार गुजरी। उन्होंने जवाब दिया, कहा बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम एक सियासी शिगुफा है, नाटक है, वरना हिंसा तो मणिपुर में भी हुई, यूपी में हुई, असम में हुई, वहां तो बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं गई। ममता ने कहा अगर उनको उकसाया जाएगा तो वो चुप बैठने वाली नहीं है, डटकर मुकाबला करेंगी। त्रिपुरा में कितने साल से लोकल बॉडी के चुनाव नहीं हो रहे हैं? कहाँ है फैक्ट फाइंडिंग टीम? उत्तर प्रदेश में 67% सीट पर पोलिंग नहीं हुई, तब कहाँ थे टीवी पर बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले? 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मारे जा चुके हैं हमको पता नहीं है। कहाँ है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी? एनआरसी को लेकर असम में कितने लोगों का खून बहा, तब कहाँ थी आपकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी? उत्तर प्रदेश में एनआरसी का विरोध करने वाले कम से कम 1000 लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया, कहाँ थी आपकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी? दिल्ली में रेसलर अत्याचार के खिलाफ धरने पर बैठे थे, कितने कमीशन गए उनके पास? दिल्ली में एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन हुए, कितने लोगों के घर जला दिए गए, कितनों को मार दिया गया, पता नहीं, लाशें तक नहीं मिली, कितने कमीशन भेजे? और यहाँ एक के बाद एक फोर्स, सेंट्रल एजेंसी, ईडी, सीबीआई, यहाँ कमीशन भेजते थकते नहीं। बंगाल में 154 कमीशन और फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज चुके हैं। ये सब बीजेपी प्रोटेक्शन कमेटी हैं, बीजेपी को प्रोटेक्ट देने के लिए आती हैं और ये भड़काने वाली कमेटी हैं। मैं इनको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कभी नहीं कहती। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बंगाल के लोग जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट आपस में मिले हुए हैं, इसीलिए बंगाल के लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं। लेकिन मजे की बात यह कि कांग्रेस का आरोप है कि टीएमसी और बीजेपी मिले हुए हैं, दोनों के बीच में सांठगांठ है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ने डर का माहौल बनाया और अब बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजकर नया ड्रामा कर रही है। चुनाव होने के बाद भी एजेंट गिनती करने ना जाए, इसके लिए हर संभव पुलिस बलों को और दरिंदों को इस्तेमाल किए गए। गिनती जब होते हैं उस समय भी जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स है जो गिनती करते हैं, 24 घंटा पार हो चुके हैं, बीत गए 24 घंटे, फिर भी गिनती होते ही रहते। क्या है? फैक्ट फाइंडिंग मिशन वालों को ये भी कहना चाहते हैं कि इधर उधर की बात मत कर, ये बता कफीला कैसे लूटा, ये नोटों की बंद करो। बीजेपी वालों, असली बात बताओ कि तुमने बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी को जानबूझकर मदद तो नहीं की। ये लूटने का मौका बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी को किसने दिए, ये जरूर थोड़ा दयापूर्वक बताइएगा। तो फिर दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन वाले को नोटों की छोड़ो, असली बात बताओ, इधर उधर की बात मत कर। बता कफीला क्यों लूटा और कफीला कैसे लूटा और कफीला किसके लिए लुटाया गया? ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी को करारा जवाब दिया। कहा अधीर रंजन सिर्फ बातों में हीरो हैं लेकिन काम में जीरो हैं। ममता ने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई उसके पीछे राम, श्याम और वाम है, यानी बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट। हिंसा की घटनाएं केवल 2 जिलों में हुई हैं, बाकी 23 जिलों में शांति से बिना डर के चुनाव हो गया। नॉर्थ बंगाल में मुर्शिदाबाद और मालदा। मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है आपको पता ही है, वहां के नेता कौन हैं, एक बड़े हीरो हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो जीरो हैं। इस हिंसा के लिए रामबाम और श्याम जिम्मेदार हैं, और मैं क्या बोलूं। अब ये तो साफ है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई उसके लिए ममता बनर्जी,
बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम को बराबर का जिम्मेदार मानती हैं। और आज उन्होंने ये कह भी दिया, ये तीनों साथ साथ हैं। एक मायने में पश्चिम बंगाल में बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम साथ साथ दिखाई भी दिए। ये तीनों पंचायत के चुनाव में बमबाजी के लिए, गोलीबारी के लिए, खून खराबे के लिए, मारपीट के लिए, बूथ कैप्चरिंग के लिए ममता बनर्जी की पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब सवाल यह है कि जो कांग्रेस और ममता बनर्जी एक दूसरे को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो थोड़े दिन बाद ऑपोजिशन यूनिटी के नाम पर एक साथ कैसे बैठेंगे? जो ममता बनर्जी सीपीएम और कांग्रेस को बीजेपी का साथी बता रही हैं, वो बेंगलुरु की मीटिंग में इनके साथ मिलकर बीजेपी से लड़ने की कसम कैसे खाएंगी? जो कॉन्ट्रडिक्शन, जो विरोधाभास बंगाल में दिखाई दे रहा है, उसका असर बेंगलुरु में दिखेगा। बिहार असेंबली में आज फिर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। क्वेश्चन आवर के दौरान जैसे ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए, तो बीजेपी के मेंबर्स ने विरोध करना शुरू कर दिया। बीजेपी विधायकों ने सदन में पोस्टर लहराए, नारेबाजी की, कुर्सियां तोड़ दी। जिस वक्त हंगामा हुआ, उस वक्त सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे। बीजेपी विधायक तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। हंगामा बढ़ने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद बीजेपी ने स्पीकर के रोल पर सवाल उठाए। विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बीजेपी सदन में हंगामा नहीं करना चाहती, लेकिन जब विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर रास्ता क्या है? वास्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का निर्माण शीर्ष MMGSY NDB योजना अंतर्गत रायबेर PWD रोड से पोखरिया। विपक्ष सदन चलाना चाहता है, हम सदन चलाने में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को बोलने नहीं देता है। आज आपने देखा, हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आधे दर्जन मंत्री का इस्तीफा लिया था FIR में नाम पर, आज चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री पर आपका जवाब क्यों नहीं? आज अगवानी पुल 1717 करोड़ पर CBI की जांच क्यों नहीं? भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? उत्तर लिपापोती का है। हमारे माननीय सदस्यों को पूरक 3 पूछने का आदेश नहीं मिलता है। समय बर्बाद करके समय पार करने का ये खेल, अगवानी पुल का क्वेश्चन नहीं आए, सत्ता से जब, आसन से जब सत्ताधारी दल के इशारे पर आसन चलेगा तो सदन की गर्मा क्या बचेगी? हमने कहा, और हमारे सदस्य जब विरोध करते हैं बिल में आकर, तो आप कार्रवाई की धमकी देते हैं। अरे आपके जंगल राज से भी नहीं डरे थे। भारतीय जनता पार्टी जंगल राज की लड़ाई लड़ा था, और आपने मुख्यमंत्री जी सत्ता और कुर्सी के लिए धृतराष्ट्र बन गए और जंगल राज को जनता राज बता रहे हैं। सदन के अंदर विधायिका को आप कमजोर करके विधायिका के आवाज को दबा रहे हैं। ऐसे में कैसे सदन चलेगा? असेंबली में हंगामा तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी को आरोपी बनाया गया है, चार्जशीट में उनका नाम है, इसीलिए बीजेपी तेजस्वी का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज कहा, बीजेपी के विधायक गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग गलत है। जब सदन में हम लोग बैठ रहे हैं, समय से हम लोग आ जाते हैं कि जनता के सवाल का जवाब हम लोग दें, थोड़ी पॉजिटिव सकारात्मक पहल हो, काम हो बिहार की तरक्की के लिए। तो ये विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, लगता ही नहीं कि विधायक है। विधायक का जो आचरण होना चाहिए वो एकदम नहीं लगता कि जो विधायक का रोल होता है कि कम से कम सवाल पूछे, जवाब हो, लेकिन इन लोगों को कोई इंटरेस्ट उस चीजों में नहीं है। केवल जो है उल्टा सीधा कमेंट करना, केवल जो है बकवास की बातें करना, हंगामा करना, और कोई मतलब नहीं है इन लोगों को भाजपा के। मेरे पे तो चार्जशीट 2017 में हुआ था, 17 से 23 हो गया, 6 साल में क्या हुआ तो भगवान ही जानता है। लेकिन मेरे पे जब 17 में चार्जशीट था, जब हम फिर से उप मुख्यमंत्री का ओथ ले रहे थे, तब तो नहीं मना किया कि मत लो। अब ओथ ले लिए तो बोल रहा है कि ओथ क्यों ले लिया? पहले ही मना न करना चाहिए था।
बीजेपी को एक बात तो समझनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार आरजेडी से डरते हैं। तेजस्वी यादव की आरजेडी बड़ी पार्टी है। नीतीश आरजेडी के दम पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसलिए वो किस मुंह से तेजस्वी का इस्तीफा मांगेंगे। इसलिए बीजेपी के नेता चाहे जितना हंगामा कर लें, होगा कुछ नहीं। अब मैं आपको कुछ ऐसी मुस्लिम महिलाओं की बात सुनाता हूं जो आज ही हज से लौटी हैं। आज जद्दा से हाजियों का जो ग्रुप वापस लौटा, इस ग्रुप में 101 ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो बिना महरम के हज पर गई थी, यानी बिना किसी पुरुष को साथ लिए बगैर अकेले ही हज की यात्रा पर गई। 2018 तक नियम यह था कि 45 से ज्यादा की उम्र की महिलाएं बिना महरम के, बिना किसी पुरुष को साथ लिए हज की यात्रा नहीं कर सकती थी। लेकिन 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने नियम बदल दिया। उम्रदराज महिलाओं को भी अकेले हज पर जाने की परमिशन दे दी, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की हज पर जाने की तमन्ना पूरी हो सके। अकेले हज पर जाने वाली महिलाओं के 4-4 के ग्रुप्स बनाए गए, जिससे ये महिलाएं एक दूसरे का ख्याल रख सकें। इन महिलाओं की प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई, जिससे हज यात्रा में इन्हें किसी तरह की दिक्कत ना आए। नतीजा ये हुआ कि इस बार 4314 महिलाएं बिना महरम के हज यात्रा पर गईं। आज जब ये महिलाएं यात्रा करके लौटी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और जुबान पर नरेंद्र मोदी के लिए दुआएं। अच्छा ही कहा गया। अब जिसके पास शौहर न है, बेटा न है, वो उसको चाहता है, ख्वाहिश होगा, वो औरत कैसे जाएगी। बहुत खुश है बाबू, बहुत खुश है। बहुत ही अच्छा किया। हम तो जाते ही नहीं भैया, मोदी जी का शुक्रिया अदा करते आगे हाथ जोड़ के। हमारे लिए तो अच्छा कर, हमें दीदार करे उस जगह के जो बचपन से ख्वाब देखा था और 60 साल में ख्वाब। इसीलिए मैं सरकारी कोटे से गई थी कि अगले साल कहीं रोक ना लग जाए, इसलिए गई थी। नहीं, मैं सरकारी से जाती नहीं। काम मोदी जी के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और लोग बिगाड़ते, मोदी जी बहुत जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद। हम जिस जगह से आए वो हमारे लिए बहुत मुकद्दस है और बहुत ही नसीब वालों को वो जगह मिलती है। मगर बस ये है कि बाकी तो सब बहुत अच्छा रहा। जो बातें हम अकेले गए थे हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, फायदा मिल रहा है। जो बातें जो नहीं जा सकती बेचारी वो जा रही हैं। बढ़िया रहा, बता नहीं सकते। उनकी जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। हाँ, अच्छा मतलब डिसीजन भी लिया और जो हमने हज किया उसमें इतना अच्छा वो था इंतजाम कि हमें परेशानी नहीं आई। सोचा नहीं था मगर हमारा करवा दिया ऊपर वाले ने, उसका लाख लाख शुक्र है। और हम खैरियत से वापस आ गए, बस उसका थैंक यू देना चाहते हैं सरकार को। जी बहुत अच्छा डिसीजन है, हम लोग कर आए, उनकी सरकार की वजह से उन्हें भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है। इन महिलाओं की बात सुनकर अच्छा लगा। उन्हें हज जाकर परमिशन मिली, उनके दिल में कितना सुकून है। नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ कड़ा कानून बनाया था, इससे मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली, जिंदगियां बर्बाद होने से बची। इसके बाद मोदी ने 45 साल से ज्यादा उम्र की मुस्लिम महिलाओं को हज पर अकेले जाने की परमिशन दी, कानून बदला। इससे मुस्लिम महिलाओं का मोदी के प्रति भरोसा बढ़ा है और ये आज हमें सुनाई दिया। लेकिन ये भरोसा असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को हमेशा खटकेगा। और अब आपको दिखाता हूं फ्रांस में नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी कैसे हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के दौरे पर रवाना होंगे। 14 जुलाई को पेरिस में फ्रांस के नेशनल डे परेड में शामिल होंगे। फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को जनता ने बस्ती जेल पर हमला करके वहां कैद लोगों को छुड़ा लिया था। इसे फ्रांस में राजशाही के खिलाफ क्रांति का इंपॉर्टेंट डे माना जाता है। 1880 से 14 जुलाई को फ्रांस की सेनाओं की परेड निकालने की शुरुआत हुई थी। इस बार की बस्ती डे परेड में भारत की 3 सेनाओं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान भी हिस्सा लेंगे। सेनाओं के जवान परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। पेरिस की सड़कों पर भारत माता की जय, सत श्री अकाल के नारे और सारे जहां से अच्छा की धुनें गूंज रही हैं। फ्रांस की नेशनल डे परेड में दोनों देशों के रफाल फाइटर जेट भी हिस्सा लेंगे। आज फ्रांस और भारत के फाइटर पायलट्स ने एक साथ
रफाल उड़ाने की प्रैक्टिस की। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में नेवी के लिए रफाल फाइटर जेट और स्कॉर्पियन सबमरीन खरीदने का समझौता भी हो सकता है। मोदी के इस दौरे में फ्रांस और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील होने की उम्मीद है। फ्रांस से वापस लौटते समय प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी रुकेंगे। यहां उनकी मुलाकात यूएई के प्रेसिडेंट और अबू धाबी के रूलर शेख मोहम्मद बिन अल नयान से होगी। इस मौके पर यूएई और भारत के बीच एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ केयर और फूड सिक्योरिटी पर साथ साथ काम करने के लिए कई बड़े फैसले किए जाएंगे। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।